हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। 22 जुलाई 2020 को 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का एक मीटिंग रखा गया था, जिसमें कि वर्कमैन यूनियन, ऑफिसर एसोसिएशन और इंडियन बैंक एसोसिएशन ये लोग बैठे थे और उसमें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि उस एमओयू में किन बातों पर सहमति बनी है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जेआईबी सीआईबी के अलावा फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज हमारे चैनल पर आते हैं। देखिए, जो सबसे अहम मुद्दा है आज के मीटिंग में जो डिसाइड हुआ है वो है 15% हाइक का। देखिए, जैसा कि बैंकर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये हाइक बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकर्स यूनियन के थ्रू, एसोसिएशन के थ्रू ये डिमांड कर रहे थे कि कम से कम 20% का हाइक मिलना चाहिए। लेकिन ये 20% का हाइक नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो हाइक दिया गया है वो दिया गया है 15%, यानी 15% का। उसमें भी लोड फैक्टर के लिए यूनियंस की तरफ से जो डिमांड था वो 4% का था और आईबीए की तरफ से जो ऑफर था वो 2% का था। बीच में जो सहमति बनी है वो 2.5% पे बनी है। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है। एनुअल वेज इंक्रीज इन सैलरी एंड अलावेंसेज इज एग्रीड एट 15%, 15% पे एग्री हुए हैं, जिसमें से 2.5% ही लोड फैक्टर वाला पार्ट होगा। क्या होता है, बेसिक जो आपका 1 नवंबर 2017 का बेसिक है, उसमें जो डीए है उस डेट पर उसको मर्ज कर देंगे। उसके बाद जो लोड देना होगा, लोड फैक्टर जो होगा वो 2.5% ही दिया जाएगा। यानी 15% में 2.5% आपका लोड फैक्टर है, बाकी जो 12.5% है वो आपको अदर अलावेंसेस के रूप में, वेरिएबल पे के रूप में आपको दे दिया जाएगा। तो ये रहा 15% हाइक का फंडा। नेक्स्ट जो है आपका है वो है एनपीएस कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या हो रहा है, अभी तक क्या हो रहा था कि बैंक जो है, यानी जो आपका एम्प्लॉयर है बैंक, वो अपने तरफ से 10% ही कंट्रीब्यूट करता था, ठीक है। लेकिन अब इसको बढ़ा करके 14% कर दिया गया। द बैंक्स कंट्रीब्यूशन टू द एनपीएस फंड हैज बीन इंक्रीज टू 14%, अर्लियर इट वाज 10%। और ये अभी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट है, यानी इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। अगर वहां से अप्रूव हो जाता है तो जो आपका एम्प्लॉयर है बैंक, वो अब से 14% कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट जो पार्ट है आज के एमओयू में वो है पीएल इनकैशमेंट। देखिए, अभी तक पीएल इनकैशमेंट आप कब कर सकते थे। एक तो आप जब रिटायर कर रहे होते हैं उस समय एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीएल को आप इनकैश करा सकते हैं, जो एट प्रेजेंट 240 है, यानी 240 दिन तक के पीएल को आप अपने रिटायरमेंट के समय इनकैश करा सकते हैं और वहां पे आपको उसके बदले पैसे मिल जाएंगे। तो एक तो ये हुआ। उसके साथ साथ आप जब एलएफसी क्लेम करते थे, एलएफसी क्लेम करने के समय भी आप पीएल को बेच सकते थे। उसके अलावा आप पीएल को नहीं बेच सकते थे। लेकिन इस बाइपार्टाइट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि हर साल, एवरी कैलेंडर ईयर आप पीएल बेच सकते हैं। कितना? 5। कब बेचेंगे? किसी भी फेस्टिवल, जो आपके चॉइस का फेस्टिवल होगा, उस समय आप हर साल, इच कैलेंडर ईयर आप 5 पीएल को बेच सकते हैं। और अगर आप वैसे इंप्लॉय या ऑफिसर हैं जिनका एज 55 साल या उससे ज्यादा है, तो आप हर साल 7 पीएल बेच सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो पीएल आप बेचेंगे ये एलएफसी क्लेम में जो आप पीएल बेचते हैं उसके अलावे है, यानी इन एडिशन टू दैट पार्टिकुलर पीएल इनकैशमेंट, ये आपको अलग से मिल रहा है। यानी एलएफसी के समय जो आप पीएल बेचते हैं वो तो बेचते ही हैं, उसके अलावा हर साल आप चाहें तो पीएल इनकैश करा सकते हैं। उसके बाद 11th बाइपार्टाइट में एक नया पीएलआई का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है। अब पीएलआई क्या है इसको समझते हैं। पीएलआई का मतलब होता है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। और जैसा कि क्लेम किया जा रहा है, ये इंट्रोड्यूस किया गया है माहौल को और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या होगा। देखिए, YOY का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। अब इसमें क्या मतलब है इसका, कि अगर मान लीजिए पिछले साल आपके बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 100 रुपए है। इसको ध्यान से समझिए। पिछले साल अगर आपके बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 रुपए है और इस साल आपके बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 104 रुपए है, यानी जो इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, वो कितने परसेंट का है? सिर्फ 4% का हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए, पिछले साल आपका 100 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और इस साल ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 104 हुआ है, यानी जो ग्रोथ है वो 4% का है, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं लेमैन लैंग्वेज में। तो उस केस में ये पहला वाला जो सीरियल नंबर, उसको देखिए, अगर आपका ग्रोथ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लेस देन 5%, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव के नाम पे आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर जो ये ग्रोथ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का वो 5% से ऊपर, यानी 5% या उससे ऊपर रहे और लेस देन 10% रहे, तो आपको मिलेगा 5 दिन के बेसिक और डीए के इक्विवेलेंट सैलरी।
ठीक है। और अगर आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ है 10% से ज्यादा है और 15% तक है, ठीक है, तो आपको मिलेगा 10 दिन के बराबर का सैलरी। और अगर आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 15% से ज्यादा है, और लास्ट में जो दिया हुआ है वो दिया है अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% से ज्यादा है तो आपको 15 दिन का सैलरी मिलेगा। और इस सैलरी में हम लोग सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे? बेसिक और डीए को। क्लियर है? बेसिक और डीए को क्लियर करेंगे। अब देखिए इसमें एक और पेज क्या लगाया गया है आईबीए के द्वारा, इसको समझिए। मान लीजिए कि आप सीरियल नंबर 3 और 4 में फॉल करते हैं, लेकिन आपके बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट ना होकर के नेट लॉस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो था, ठीक है, 15% से भी ज्यादा था मान लीजिए, लेकिन प्रॉफिट जब आ रहा है नेट प्रॉफिट, वो आपका नेट प्रॉफिट ना होकर के नेट लॉस है। तो वहां पे आपको क्लॉज लगा दिया गया है कि मैक्सिमम सेकेंड स्लैब ऑफ 5 डेज सैलरी विल बी पेएबल। ध्यान रखिएगा, यानी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 15% हो, 20% हो, 30% हो, डजंट मैटर, लेकिन नेट प्रॉफिट वहां पर नेट प्रॉफिट ना होकर के निगेटिव में है यानी कि लॉस है, उस केस में आपको मैक्सिमम 5 डेज का ही सैलरी मिलेगा। यहां पे एक पेज लगा दिया गया है। अब देखिए आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे होता है, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया तो लॉस कैसे हो गया? तो देखिए जब आप प्रोविजनिंग करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के बाद जब आप प्रोविजनिंग करेंगे तो प्रोविजनिंग के कारण आपको मे बी नेट लॉस हो जाए, वहां पे नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हो जाए। ठीक है, आप अपने बैंक का जो बैलेंस शीट वगैरह आता है, फाइनेंशियल डेटा आता है, तो आप चेक करेंगे वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हम लोग जब प्रोविजनिंग करेंगे और तो वहां पे आपको लॉस हो सकता है। तो अगर वो लॉस हो गया, बहुत अच्छे से गेम करके इन्होंने इस बार इसको फ्रेम किया है, तो अगर वहां पे लॉस आ जा रहा है तो आपको मैक्सिमम जो मिलेगा वो 5 डेज का ही सैलरी मिलेगा, और उस सैलरी में क्या होगा? बेसिक प्लस डीए होगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला जो एक बहुत अहम मुद्दा इस बाइपर्टाइट सेटलमेंट का था वो था 5 डेज बैंकिंग का। और सारे बैंकर्स इसी उम्मीद में बैठे थे कि इस बार चलिए 20% का हाइक और 5 डेज बैंकिंग तो मिलेगा ही मिलेगा। हुआ कुछ भी नहीं। 20% के हाइक की जगह 15% का हाइक मिला, और 5 डेज बैंकिंग के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। अगर आईबीए के उस नोटिफिकेशन के बारे में बात करें जो हमें सोशल मीडिया पर मिल रहा है, उसमें 5 डेज बैंकिंग के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है कि इसके बारे में क्या डिसीजन हुआ या इसके बारे में क्या आगे डिसाइड किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बिना 5 डेज बैंकिंग के इस बार का बाइपर्टाइट सेटलमेंट एक बेमानी सा लगता है, और सारे बैंकर्स इस बात से निराश हैं कि इस बार 5 डेज बैंकिंग नहीं एक्सेप्ट हुआ है आईबीए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अभी भी बाइपर्टाइट साइन एक्चुअली में सारा उसका जो मेमोरेंडम है अभी साइन होना बाकी है, और बाइपर्टाइट सेटलमेंट साइन होना बाकी है। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईबीए इस बारे में ध्यान दे और 5 डेज बैंकिंग को इंक्लूड करे, क्योंकि देखिए हम लोग 5 डेज बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जो 4 डे वर्क कल्चर को लागू किए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो अगर थोड़ा सा उसको टाइम नहीं मिलेगा, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलेगा उसको, तो वो कैसे 100% अपना आउटपुट दे पाएगा वर्क पे, एट वर्क प्लेस। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे 4 डे वर्क कल्चर लागू है। अपने यहाँ भी इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे संस्था है जहाँ पे 5 डेज वर्क कल्चर चल रहा है। तो बैंकिंग में ऐसा हम लोग क्यों नहीं कर सकते? बैंकिंग में भी हम लोग 5 डेज बैंकिंग कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो काम कर रहे हैं बैंक में, उतना प्रेशर में काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर में क्या है कि अगर थोड़ा भी आप थोड़ा भी अगर आप इग्नोर करते हैं या कहीं न कहीं आपसे कुछ भी गलती है वहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे आप फाइनेंशियल लॉस इनकर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक मेजर चीज़ होता है, जिसके कारण बहुत ध्यान लगा कर के काम करना पड़ता है, और उसमें एरर सारे बैंकर्स यही चाहते हैं कि कोई भी एरर ना हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप किसी भी बैंक के कस्टमर हैं, तो एक बार काउंटर के उस साइड जो बैठे हुए हैं उनके बारे में सोच के देखिए। आप एक चेक लेकर के काउंटर पे जाते हैं, वहां पर कैशियर साहब को उतने ही कम, जितना कम समय में आपको लगता है कि इतना जल्दी क्यों नहीं मेरा काम हो रहा है, सोचिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उनको तुरंत से साइन भी आपका मिलाना होता है। आपके चेक का सब कुछ देखना होता है कि चेक सही है कि नहीं, चेक सही से फिलअप है कि नहीं। सब कुछ देखने के बाद उनको पैसे को गिन के आपको देना होता है। इस बीच में कहीं भी उनसे अगर मिस्टेक हो, मे बी वो साइन को ना डिटेक्ट कर पाए सही से, या वो चेक ही फॉर्ज्ड हो, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लाइबिलिटी उस बेचारे कैशियर के ऊपर आ जाती है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अगर आप कस्टमर हैं तो इस चीज को सोचिए, कितना एक प्रेशर होता है बैंकर के ऊपर। अगर आप एक एनईएफटी करवाते हैं बैंक में, तो वहां पर जो
बैंकर हैं जो एनईएफटी कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं और जो वेरीफाई कर रहे हैं, उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है। अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ, एक अकाउंट नंबर गलत लिखा गया और वो पैसा किसी और के अकाउंट में जा सकता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ऐसे हो सकता है। तो कितना प्रेशर लेना पड़ता है, एक-एक चीज़ को बारीकी से देखना पड़ता है। उतना प्रेशर लेने के बाद अगर 5 डेज़ बैंकिंग का डिमांड बैंकर्स करते हैं, तो कहीं न कहीं ये डिमांड बहुत जायज़ है। वीक में 2 दिन उनको भी रेस्ट चाहिए, उनके माइंड को भी रेस्ट चाहिए, उनको भी चाहिए कि हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। एक सबसे बड़ा जो आज के डेट में चैलेंज हो गया है बैंकर्स के लिए, वो हो गया है कि उनका जो पोस्टिंग है, उनको घर से बहुत दूर पोस्टिंग मिल जाता है और उस केस में क्या होता है, छुट्टी भी नहीं है उनके पास। और अगर 5 डेज़ बैंकिंग आ जाता है तो कहीं न कहीं वो प्रॉपर्ली छुट्टी प्लान करके अ, हर वीक नहीं, कम से कम 2 वीक 3 वीक के गैप में भी आके अपने फैमिली से मिल सकते हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि यहाँ पर 5 डेज़ बैंकिंग अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो उम्मीद है अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर हो सके तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आईबीए इस चीज पर ध्यान दे कि 5 डेज बैंकिंग को भी इस बार बाइपर्टाइट सेटलमेंट में इंक्लूड किया जाए, जिससे सारे बैंकर्स मोटिवेट हो सकें और अच्छे से काम कर सकें, सो दैट कि हम लोग इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में जो भी हम लोगों ने बात की है उससे रिलेटेड कुछ भी आपको कमेंट करना हो, बताना हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204547475 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।